वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कई सप्ताह के रिसर्च के बाद और पूरी मेहनत करने के बाद आज आपकी सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के ऊपर मैं ये एक विश्लेषणात्मक वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ। अगर आप अपने सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर 5 खंड दिए हुए हैं और प्रत्येक खंड से करीब 6 प्रश्न आने की उम्मीद है। ये हो गया ट्रेडिशनल नजरिया उस सिलेबस को देखने का, लेकिन हम इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। मेरे रिसर्च किए गए मेथड के अनुसार देखेंगे तो आप इसमें काफी नवीन चीजें पाएंगे। याद रखिए कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर कुल 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जब हम इन 30 नंबर के प्रश्नों को विभाजित करेंगे तो हम पाएंगे कि करीब 12 नंबर के प्रश्न ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और शेष 18 नंबर के प्रश्न ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। उनके उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरी थियरी को ढंग से पढ़े हों, आपने उसे समझा हो और आपको उसकी पूरी जानकारी हो। मतलब ये हुआ कि 18 नंबर जो अतिरिक्त हैं वो 18 नंबर आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपने शिक्षा शास्त्र और बाल विकास को गहराई से पढ़ा और समझा हो। तो आज उस पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करके देखते हैं। मेरा वादा है, अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा और वीडियो देखते समय आपको अपने सिलेबस को साथ लेकर बैठना है, हाथ में एक पेन रखनी है ताकि आप पता लगा पाए मैं किस खंड के बारे में बात कर रहा हूं और कहां से बात कर रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम उन 12 नंबरों की चर्चा कर लेते हैं जो लगभग सभी के सही जाएंगे। मतलब ये हुआ कि वो मेरिट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और हर कैंडिडेट जिसने ध्यान से पढ़ाई की है उसके उत्तर सही देगा। सिलेबस को आप गौर से देखिए, आप पाएंगे कि इन 12 नंबरों में हम जो चीजें शामिल करते हैं वो है विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अंदर आपको सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, उसके सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, किस पुस्तक में उसने ये सिद्धांत दिया ये पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने उसके सिद्धांतों की आलोचना की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा है अधिगम। इसमें भी अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के बारे में वही चीजें पूछी जाएगी जो मैंने आपको अभी बताई है। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत रेयर, बहुत कम बनेंगे। तो जब आप इन दोनों चीजों को याद करें तो ध्यान रखें तथ्यात्मक जानकारी पूरी लें। ये फैक्चुअल चीजें आपको परीक्षा में हेल्प करेगी। फिर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया नाम का आपके एक टॉपिक है, आप अपने सिलेबस को गौर से देखें। चिंतन की प्रक्रिया के अंदर भी तथ्यात्मक प्रश्न ही बनेंगे और इन तथ्यात्मक प्रश्नों को जानने के लिए आपको चिंतन की प्रक्रिया के संपूर्ण पक्षों को विविध तरीकों से पढ़ना होगा, समझना होगा और समझने के साथ साथ सभी संबंधित तथ्यों को याद करना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके 2 चीजें और हैं, एक है व्यक्तित्व और दूसरा है बुद्धि। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो यहां आपसे संकल्पना जो डायरेक्ट है ये आपसे पूछी जा सकती है, सिद्धांत, उनके तत्व, बुद्धि मापन की विधियां और बुद्धि के प्रकार। ये चीजें ऐसी है जो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इन्हें याद करना ही होगा। याद करने का तरीका यही है कि आप निरंतर इन्हें पढ़ते जाइए, ये चीजें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। फिर थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 दे रखा है। इसके सभी तत्वों, ये सभी तथ्यात्मक चीजें हैं, फैक्चुअल हैं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के सभी तत्वों को आपको पढ़ना और याद करना पड़ेगा। इसमें समझने जैसी चीज विशेष कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो आकलन, मापन, मूल्यांकन, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें विधियां होगी, उनके तत्व होंगे, उनके कंसेप्ट होंगे। तो अगर आप देखें कि विकास के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, चिंतन की प्रक्रिया, व्यक्तित्व और बुद्धि की संकल्पना, व्यक्तित्व और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, तत्व, मापन और उनके प्रकार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, आकलन, मापन और मूल्यांकन, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपके 12 नंबर के प्रश्न आएंगे और ये 12 नंबर हर कैंडिडेट, 100 में से करीब 90 कैंडिडेट्स के ये प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रश्न आएगा और उस डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर देना आसान है। लेकिन इस सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो मूल चीज है, जो मेरिट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो शेष 18 हैं। अब हम उन्हें देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से भी चलेंगे। वो 18 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको दर्शन शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। यानी वहां चीजों को पढ़ते समझते समय आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या, क्यों और कैसे।
हर चीज के बारे में आपको ये तीनों चीजें पता लगानी होगी, तब जाकर आप संकल्पना को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वृद्धि और विकास, ये दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, दोनों में अंतर भी है। तो वृद्धि और विकास में वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, इसकी समझ आप में होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 101% आएगा। इन दोनों को प्रभावित करने वाले भी विभिन्न कारक हैं, उसके बारे में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है या हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसमें सही तत्वों का पता लगाएं। तो यहां ये आपको पढ़ने में थोड़ा सरल लगेगा, लेकिन याद रखिए ये 18 नंबर सरल नहीं है। इसके अंदर आपको अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना होगा और वो तभी जब आपने इन संकल्पनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा। फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि दो चीजें उसके अंदर आई है, एक है वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। ये बहुत आसान लगेगी आपको पढ़ने में, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे किसी भी किताब से या गाइड से तो आप पाएंगे कि उसके अंदर याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, याद करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन समझने जैसा सब कुछ है। तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि वंशक्रम क्या है, किस तरह से ये किसी की पर्सनैलिटी पर या बच्चे के व्यक्तित्व पर असर डालता है, डालता भी है या नहीं है, क्या ये एक मिसकंसेप्शन है, ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। यही बातें आपको वातावरण के बारे में भी ध्यान रखनी होगी। अब हम बढ़ते हैं अधिगम की ओर। अधिगम हमने वो 12 अंकों वाले में भी देखा था कि वहां हमने सिद्धांत डायरेक्ट आते हैं, लेकिन यहां आपको ये देखना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ये हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये हर बार आता है। आप पिछले सारे पेपर उठाकर देख लीजिए, ये जो आज हम वर्गीकरण कर रहे हैं ये सटीक है, 100% सही है। आप कोई भी पेपर उठा लें, चाहे आप सीटेट का पेपर उठा लें, आप आरटेट के पुराने पेपर उठा लें, रिट के पुराने पेपर उठा लें, और आप जब इस स्ट्रेटेजी को उन पेपर से मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 100% सही है। अधिगम का जहां तक मामला है तो सिद्धांतों वाला जो मामला है वो डायरेक्ट क्वेश्चन का वो अलग है, वो उस 12 नंबर में चला गया। लेकिन अब जो 18 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ये आपके कंसेप्ट क्लियरेंस पर डिपेंड है, तो इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। इसमें एक और बिंदु जुड़ जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा की बहुत सारी तकनीकें हैं, वो न पूछी जाकर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा कार्य किस तरह से करती है। आपको एक कंडीशन दी जा सकती है और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अमुक परिस्थितियों में पता लगाइए कि किस स्थिति में अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है और इसमें आपकी समझ मायने रखती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये भी आप उन 18 नंबर में शामिल कर सकते हैं। पढ़ने में बड़ा सरल लगता है, गाइड्स वगैरह इसको बहुत शॉर्ट में कवर करती है और इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड्स कभी रेकमेंड नहीं करता और न कभी करूंगा। मेरा यह मानना है कि गाइड्स आपको मिस गाइड कर देती है, उनसे दूर ही रहें, आपके लिए बेटर है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आपको जाति से लेकर धर्म तक के जितने भी तत्व हैं, इनका क्या रोल रहता है किसी के व्यक्तित्व को निखारने में, किसी के व्यक्तित्व को कुप्रभावित करने में, दोनों तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की आपको जानकारी रखनी है। और ये जानकारी आप तभी रख पाएंगे जब आप डिटेल से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ना है वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूं। फिर थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आपको एक और चीज मिलेगी कि विभिन्न तरह के अधिगमकर्ता। याद रखिए इस पर आपके 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनेंगे, यानी कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो 100% बनेगा। धीरे सीखने वाले अधिगमकर्ता, उसकी पहचान क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, क्या हम उसे देखकर और उसके बाहरी लक्षणों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि वो किस श्रेणी का अधिगमकर्ता है। तीव्र गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता, मध्यम गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता, वो कौन से तत्व हैं और कौन से कारक है जो इनके अधिगम को प्रभावित करते हैं, समायोजन क्या है, ये तमाम चीजें कंसेप्ट है। और इन कंसेप्ट या इन धारणाओं को, अवधारणाओं को समझने के लिए आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। यही वजह है कि सीडीपी यानी शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के अंदर लोगों की स्कोरिंग 18 से 19 ही, बहुत मैक्सिमम तक 18 से 19 ही रह पाती है। आपका टारगेट होना चाहिए कि इसमें आप कम से कम 25 नंबर हासिल करें। आप यकीन कीजिए अगर आप में इसमें आपकी स्कोरिंग 20+ है या 25+ है, आप रेस जीत जाएंगे, ये मेरा पता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक उपलब्धि परीक्षण निर्माण। उपलब्धि परीक्षण को हम किस तरह से निर्मित करते हैं उसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। वैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मगर मैंने इसको जानबूझकर इस 18 अंकों में रखा है क्योंकि हर साल इस पर प्रश्न आ रहे हैं और इनडायरेक्ट वे में प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार इत्यादि बहुत सारी चीजें।
इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या चीज है और शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा के अधिकार के बारे में आपको दो बातें ध्यान होनी चाहिए कि आमतौर पर शिक्षा के अधिकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रिट 2018 का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर से बहुत अजीबोगरीब तरह के प्रश्न आए। तो कुल मिलाकर आप जो सिलेबस में खंडों का विभाजन है 1, 2, 3, 4, 5 और प्रत्येक खंड से 6 प्रश्न, उसको दिमाग में रखिए, लेकिन तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आप इस विभाजन को ध्यान रखिए कि 12 नंबर वाले प्रश्न अलग हैं और 18 नंबर वाले प्रश्न अलग हैं। ये जो 12 नंबर वाले प्रश्न है इसमें आपकी पूरी 100% स्कोरिंग होनी चाहिए। अगर इसमें आप 12 में से 12 अंक प्राप्त कर पाते हैं तो अगले 18 अंकों में से करीब 14 या 15 अंक प्राप्त करने में आपको आसानी होगी और आपकी बेहतरीन स्कोरिंग रहेगी। करना क्या है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जो बाजार में मिलने वाली गाइड्स हैं उनसे आप दूर रहिए। आपके पास आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया किताबें जो मैं मानता हूं वो है, आप इग्नू की वेबसाइट पर जाइए या ई ज्ञान कोश पर जाइए और वहां से आप अपने टॉपिक के अनुरूप चीजों को डाउनलोड कर लीजिए। ये बेहतरीन कंटेंट है, खास तौर से शिक्षा शास्त्र के बारे में, और ऐसा कंटेंट है कि आप अगर इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी और आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। गाइड्स का जहां तक सवाल है, जो बाजार में मिलने वाली गाइड्स हैं, मैंने खुद ने कभी रेफर नहीं की रिट के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप उन गाइड्स के चक्कर में पढ़ें या उनके भरोसे रहें, क्योंकि होता क्या है कि गाइड्स जो है उसमें ये चीजें बड़ी संक्षेप में है, इतनी ज्यादा संक्षेप में है कि आप जब पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ रहे हैं तो वो बहुत जनरलाइज तरीके से उसको लिखेगा, तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ नहीं है, तो सरल है और आप उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन प्रश्न उसी में से आएगा। इसलिए आप इग्नू की किताबें रेफर करें और ये आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे इग्नू नोट्स PDF, आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब एक बार आप इनको पढ़ लें, उसके बाद आप फिर चाहें कि नहीं अब मैं बाजार में मिलने वाली गाइड्स भी पढ़ूं, मेरे ये दोस्त भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तो आप जाएं और उन गाइड्स को खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार रीडिंग करेंगे और उसके बाद आप खुद उसको रख देंगे। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के अंदर पेपर सॉल्व करते समय 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, ये डिवीजन, ये विभाजन आपको याद होना चाहिए कि 12 अंक वाले कौन से हैं, 18 अंक वाले कौन से हैं। दूसरी चीज, प्रयास ये रहेगा आपका कि जो 12 अंक वाले प्रश्न है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपकी स्कोरिंग 100% हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, अमुक संकल्पना किसने दी है, अमुक सिद्धांत किसका है, किसने किस पर प्रयोग किया है, किसने किस चीज की आलोचना की, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये 10-12 जो प्रश्न आएंगे बड़े इजी आएंगे, आप इनको इजीली तरीके से करें। लेकिन जब आप 18 नंबर वाले प्रश्नों पर गौर करेंगे तो याद रखिए उसमें आप एलिमिनेशन थियरी का भी इस्तेमाल करें। बहुत गहराई से सोचें। किसी भी चीज पर सोचने का तरीका यह है कि आप उसको 360 डिग्री के नजरिए से सोचें, यानी जहां से आप शुरू कर रहे हैं सभी पक्षों को कवर करते हुए वापस वहां आए, और ये आपको परीक्षा हॉल में करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जब आप शिक्षा शास्त्र के या बाल विकास के प्रश्न सॉल्व करेंगे, उस समय आपको सही ऑप्शन चुनने की बजाय ये कोशिश करनी है कि गलत कौन सा है जिसको मैं बाहर निकालूं। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप इसके प्रश्नों का अभ्यास करें, इस तरह से करें कि जो 4 ऑप्शन है, कोशिश ये करें कि गलत कौन से ऑप्शन है सिर्फ आप उनको बाहर कीजिए, उनको एलिमिनेट कीजिए। इसी को एलिमिनेशन थियरी कहते हैं। धीरे धीरे चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। गुड लक। और इस पर अलग अलग वीडियोस आएंगे, खासतौर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हर संकल्पना के ऊपर वीडियोस आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्कशन ग्रुप है जहां आप अपने सवाल रख सकते हैं। जितना मुझसे संभव होगा मैं आपको जवाब दूंगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।